नमस्कार दोस्तों, पहला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की सम्मान या फिर पूजा किया करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। अश्वमेध एक प्रकार का यज्ञ था जो कि राजाओं के द्वारा अपने राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। गाय पवित्र पशु थी। वैदिक सभ्यता में गाय की पूजा की जाती थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई। सबसे पहले भिक्षुणी की स्थापना वैशाली में हुआ। इस भिक्षुणी संघ में सबसे पहले भिक्षुणी बनी थी गौतम बुद्ध की अपनी सौतेली माता प्रजापति गौतमी सबसे पहले भिक्षुणी बनी थी बौद्ध मठ का। मौर्य काल में विशिष्टि से क्या तात्पर्य है। विशिष्टि का मतलब होता था बेगारी, यानी किसी व्यक्ति से काम करवा लेना और उसके बदले में मजूरी न देना या बहुत कम मजूरी देना, वही बेगारी कहलाता है। मौर्य काल में प्रांत को कहा जाता था चक्र और जिला को कहा जाता था मंडल। ठीक है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। ग्राम अनुदान में देने का प्रचलन स्टार्ट किया था सातवाहन वंश के शासक ने, जबकि सबसे ज़्यादा ग्राम अनुदान किया गुप्त वंश के शासकों ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। मणिग्राम, ये था प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम। और अष्टदिग्गज जो था वो 8 तेलुगु भाषी के विद्वान थे जो कि रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में। इन्हें ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दिया जाता था। इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था और इस इनाम भूमि पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया। विश्व में सबसे तेज किया गया अभियान था गुजरात अभियान, जो कि अकबर ने 1572 में किया था और इसके जीत के उपरांत बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया गया। तो इसका गठन लेनिन के द्वारा किया गया था। मुसोलिनी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था। मुसोलिनी का अन्य नाम था ड्यूस और फ्यूहरर नाम था हिटलर का नाम था फ्यूहरर। गोडेहू की संधि से निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। गोडेहू का युद्ध या फिर पांडिचेरी का युद्ध भी, पांडिचेरी का संधि भी कहते हैं, पांडिचेरी की संधि या फिर गोडेहू की संधि। तो इस संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 तक। ठीक है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 तक। इसकी समाप्ति हुई थी एला सापा की संधि द्वारा। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। यह 1760 ईस्वी में हुआ था ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे डेरेजियो। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व 1826 ईस्वी में किया था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कौन था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था। तो यह था महाराष्ट्र का कोल्हापुर। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था 1942 में, तो सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस आंदोलन को चलाने वाला कोई नहीं था। तो क्षेत्रीय रूप से इस आंदोलन को चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्र से सभी लोग कार्य कर रहे थे। तो उसी में अरुणा आसफ भी इस आंदोलन को चलाने का एक कार्य किया था। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के द्वारा ही हमारा संविधान का निर्माण किया गया था। B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा किसे बताया गया है। तो अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, जो कि एक प्रकार का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में क्या है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। यह इंग्लैंड की देन है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो जिला न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 233 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 133 में है सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद 231 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, ठीक है। ये अनुच्छेद 231 में वर्णन किया गया है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के टोटल 5 तरीके हैं और इसे रद्द करने के 3 तरीके हैं। 5 तरीका में देशीयकरण की जो तरीका है वो है कि विदेशी स्त्री से विवाह करने पर, यहाँ पे स्त्री होगा, विदेशी स्त्री से विवाह करने पर आपको देशीयकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह एक प्रकार का रीट है जो कि कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी किया जाता है और 24 घंटा में उसे अदालत में उपस्थित करने का ऑर्डर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? नीति निदेशक भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इसमें आपका हो जाएगा सूचना का अधिकार नीति निदेशक का भाग नहीं है, बाकी मद निषेध, काम का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, सब नीति निदेशक के भाग हैं। समान काम के लिए समान वेतन जो है वह अनुच्छेद 39 में है, काम का अधिकार अनुच्छेद 41 में है और मद निषेध अनुच्छेद 47 में है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस संबंध में होती है? तो संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार बुलाया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। और जो है बुलाया जाता है साधारण विधेयक के लिए अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी राधाकृष्णन, बीवी गिरी और हुसैन ये सभी भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 233 राज्य से और 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस 233 है वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल जो होता है वह केंद्रीय मंत्री तथा राज्य मंत्रीगण नहीं, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होता है, यानी कि सिर्फ केंद्रीय मंत्री होता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ये नहीं होगा। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। भारत में न्यायपालिका कैसी है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है भारत में न्यायपालिका। तो भारत की जो न्यायपालिका है मेरे भाई वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है। राज्यों का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे सामूहिक नहीं दिया है तो राज्यपाल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी जब जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? थाल घाट और भोर घाट ये मुंबई में है, ये दर्रा है। पाल घाट और सेनकोटा ये केरल में है, तो आपका पाल घाट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागरीय जीव मूंगा किस प्रकार के महासागर में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय में। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम झील नहीं है? इसमें आपका लोनार झील जो है वो कृत्रिम झील नहीं है, यह क्रेटर झील है। क्रेटर झील जो ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात बनता है। और उकाई झील कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है उकाई झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर यह है यूपी में। और फिर बचा निजाम सागर झील, यह है तेलंगाना में। तेलंगाना में है निजाम सागर झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से नहीं निकलती है? महाबलेश्वर से 5 नदियों का उद्गम होता है। कृष्णा, आप लिखते रहिएगा, कृष्णा, गायत्री, सावित्री, कोयना और वेन्ना, जिसमें सबसे प्रमुख नदी है कृष्णा। तो इसमें कृष्णा, सावित्री, कोयना, तो इसमें गोदावरी नदी का उद्गम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए। हरियाणा योजना जिसका संबंध जल प्रबंधन से है का आरंभ किस वर्ष हुआ था? इसका आरंभ हुआ था भाई 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा।
निम्नलिखित में से किस परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित नहीं होता है? पोंग बांध से होता है, सुइल से होता है, किसाऊ से होता है। रामगंगा परियोजना से जो है वो उत्तराखंड लाभान्वित होता है। ठीक है, उत्तराखंड को लाभ होता है। यह रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे ही है। पोंग बांध परियोजना जो है वो ब्यास नदी पे है। सुइल परियोजना सुइल नदी पे है। और किसाऊ परियोजना जो है वो टोन्स नदी पे है। टोन्स नदी पे है किसाऊ परियोजना। भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है किसे? ये कहा जाता है भाई साहब जूट को। और जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। भदावरी किस पशु का नस्ल है? भदावरी जो बहुत भारी है, तो आप भैंस ऐसे आप याद रखते हैं, भैंस का नस्ल है यह। केरल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? केरल मोनाजाइट और थोरियम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है आपका उड़ीसा। मैग्नीज के लिए उड़ीसा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों को उसके क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा 12% लगभग ऊर्जा होता है, नवीकरणीय में लगभग 24%, कोयला में 54%, प्राकृतिक गैस में 6%, तेल में हो जाएगा 1%। तो सबसे पहले कोयला 3 नंबर पहले आएगा, 3, उसके बाद 2 नंबर, फिर 1 नंबर, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार स्थित डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर जो प्रसिद्ध है वह है सीमेंट के लिए। डालमिया नगर कौन से राज्य में है? तो यह रोहतास जिला में, रोहतास जिला में है, राज्य तो बिहार है। निम्नलिखित में से किस जगह अनुसूचित जाति यानी कि एससी का निवास नहीं है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल, लक्षद्वीप और नागालैंड में एससी जाति निवास नहीं करती है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा। गिब्सन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? गिब्सन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। अंटार्कटिक वृत्त है विषुवत रेखा के, यह उत्तर में है। देखिए ऐसा है पृथ्वी, यह है विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री पे, और इधर जो उत्तर दिशा में 66.5 डिग्री का जो रेखा है इसे ही कहते हैं आर्कटिक वृत्त, जो कि उत्तर में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द स्ट्रगल इन माई लाइफ, यह किसकी रचना है? तो यह रचना है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, सॉरी। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं सरोजनी नायडू। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो इससे सम्मानित प्रथम महिला थी अमृता पटेल। इनको डेयरी विकास के लिए दिया गया था 1997 में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, डेयरी यानी दूध के विकास में। नॉर्मन बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1972 ईस्वी से। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1997 में अमृता पटेल को मिला। किसके लिए मिला? डेयरी विकास के लिए। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? मेरी लीला राव। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।